हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की जो हमारी तीसरी क्लास है कहानियों पे, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आगे की हमने 6 7 8 कहानियां कर ली हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी कहानी में जो है दुनिया का अनमोल रत्न और राजा निर्बंसिया, जैसे कि आप थंबनेल से देख ही रहे हैं, ठीक है। और चंद्रदेव से मेरी बातें, इन 3 कहानियों को आज हम पढ़ेंगे। और शॉर्ट नोट्स हैं जो उसके ऊपर मुझे, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान और प्रयोग में किए थे, और जो खुद और अपने नोट्स बनाए थे, तो उन एकत्रित सामग्री का हम संकलन करके आपके सामने रख रहे हैं। और एक स्टोरी को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह के सवाल होते हैं, उन्हें कैसे हल करना है और आसानी से अपने पेपर को मतलब पास करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई चैनल पे नया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चैनल को जुड़े रहें क्योंकि इस पे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अ, हर दिन एक वीडियो नोट्स की ही यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, चाहे वो निबंध हो और अदर भी जो हमारी अन्य गतिविधियां हैं उनके भी मिलने वाले हैं। ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय काव्य शास्त्र पे भी अब बहुत जल्द आने वाली है, बहुत ही आसान, जिससे आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये प्रेमचंद की है, ठीक है। और अ, ये 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और प्रेमचंद के बारे में जैसे कि मैंने बताया, इनका जन्म आपको याद रखना है। इनकी कहानियों को क्रमवर्ष भी याद रखना है, क्योंकि वहां से एक ना एक सवाल जरूर बनेगा। आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी है, ठीक है। ये सोजे वतन में, ठीक है। सोजे वतन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आएगा भी कहीं पे, ठीक है। सोजे वतन में ये संकलित होती है, ठीक है। जिसमें 5 कहानी होती है, ठीक है। उसमें से एक क्या है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी है, ठीक है। 5 कहानी है इसमें, ठीक है। और उर्दू की है, ये भी आपको बात याद रखनी है। और कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना, ठीक है। और जमाना के दयाराम निगम जो वो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, प्रेमचंद नाम दिया था इसको। प्रेमचंद को प्रकाशित हुई थी ये। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन, देखो यहीं पे है, मैं ज्यादा ध्यान नीचे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपने माइंड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर जो उबाल भरा हुआ होता है ना, ठीक है, तो वो निकल ही जाता है। आगे है कहानी के पात्र, अब दिल फिगार और दिल फरेब, ठीक है। दिल फरेब इनका आशिक है, क्योंकि ठीक है, फिगार उसका, और फरेब जो है नायिका है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दिल फिगार सौंदर्य की देवी है, यानी मलका। दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाले प्रेमी था, ठीक है। दिल फरेब प्रेमी है, सच्चा। और इससे मतलब सवाल ये जब वहां जाता है कि मैं आपका क्या है, अपने प्रेम का समर्पण करता है उनसे, मतलब अपने प्रेम की बात करता है, तो वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेके आया, मैं तेरी हो जाऊंगी, ऐसी बात होती है, ठीक है। तो उसके सामने वो पहली बार क्या लगता है, काले चोर की आंख से गिरा हुआ आंसू, ये भी आपको याद रखना। और उस कहानी में एक मोती को जो है उसे मतलब कहानी में एक मोती के समान दिखाया गया है, ठीक है। आंसू को, किसको, आंसू, आंसू को एक मोती के समान। इसमें दिल फरेब दिल फिगार से कहते हैं कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेगा। तो ये कौन कहती है, नायिका कहती है अपनी प्रेम को। अक्सर जो आप देखते हैं प्रेम मोहब्बत में ऐसी होती है कि जो प्रेमिका होती है वो कुछ ना कुछ मतलब डिमांड रखती है, ठीक है। तो और वो प्रेमी नायक खलनायक हीरो की तरह उछल मौत से पहले कूद जाते हैं, मतलब ठीक है, इसमें उस रण क्षेत्र में। आगे है जो उसे सबसे पहला रत्न फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपका हुआ आंसू पहली बार लाते हैं, ठीक है। किंतु द्रव्य वह स्वीकार नहीं करते। दूसरा रत्न वह प्रेमी तथा प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख, ठीक है। फिर मुट्ठी भर राख ले जाता दूसरे नंबर पे, पर उसे भी वो स्वीकार नहीं करती, लेकर दिल फरेब के दरबार में गया, किंतु वह सबसे अनमोल रत्न नहीं माना गया। तीसरी बार वो रत्न के रूप में खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। तो तीसरा जो खून का जो मतलब क्या है, एक सैनिक का आप रखो जो वतन की हिफाजत में गिरता हुआ है, उनकी नजर में क्या हुआ कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। और आगे इस कहानी में प्रेमचंद का देश प्रेम बिल्कुल साफ दिखाई देता है जी। दिल फिगार नादान, दिल फिगार, यह क्या बुजदिलों, अच्छा इसमें एक कोटेशन आता है कि यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है।
तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतना भी खबर नहीं है कि मजबूत इरादा मोहब्बत की रास्ते की पहली मंजिल है, ठीक है। हाँ, तो ये अब ये किसने कहा, ये कथन किसने कहा, तो ये कहानी में कथन वृद्ध आदमी है। तो आपको ये एक अन्य पात्र याद रखना है, ठीक है, किसमें वृद्ध आदमी आता है, तो दुनिया के अनमोल रत्न में आता है। दिल फरेब ने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई, ठीक है। कैसी मंजूषा मंगाई, रत्न जटित, ये भी क्या पता किस तरह से सवाल बनाए। उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे, कैसे अक्षरों से, सुनहरे सफेद काली कुछ भी पूछ सकते, सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, ठीक है, कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में, यहाँ पे तो नहीं लगा, ठीक है, हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये थी हमारी जो दुनिया की। और इसमें एक चीज का है, शहर का वर्णन यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मिनोसावाद है, ठीक है, शहर का जिक्र मिनोसावाद आपको याद लिख लें आप लोग, ठीक है, मिनोसावाद, ठीक है, मिनोसावाद आप लिख लें, आप सुन के भी कर सकते हैं। तो आगे जो हमारी दूसरी कहानी है वो है राजा निर्बंश है, ठीक है। तो इसको आपको अब लिखना है, ठीक है। इसमें जो मुख्य है वो बातें मेरे को ये, जैसे कि आपको इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कमलेश्वर की है, ठीक है, कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ। आपको जन्म क्रम याद रखना ही है, जो हमें लगे हैं उनका तो रखना ही है, ठीक है। कमलेश्वर की कहानी यात्रा की शुरुआत इस कथा संग्रह से हुई है, ठीक है। अर्थात ये है उनका पहला अ, और मौलिक कथा संग्रह है, कौन सा, राजा निर्बंश है, ठीक है। और 1957 में ही इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुल 7 कहानी कितनी है, 7। जो पहले सोजे वतन गया उसमें कितनी थी, 5 थी, इसमें कितनी है, 7 कहानियां सम्मिलित है। इसमें जो है देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया और आत्मा की आवाज और राजा निर्बंश। इस कथा संकलन में उनकी सबसे सशक्त कहानी राजा निर्बंश है, ठीक है। मुख्यतः यह कहानी प्रयोग धर्मी कहानी है। इसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया। किस्सा गोई शैली ऐसी होती है कि एक से एक मतलब बातें निकलती है, ठीक है। वो तो अपनी कहानी लेखन में किया है। एक राजा निर्बंश थे। ये स्टोरी, इस कहानी में कौन सुनाता है, ठीक है, तो माँ सुनाती, कहानी सुनाया करती थी कि एक राजा निर्बंश थी, ठीक है। से कहानी की शुरुआत होकर कहानीकार माँ के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, माँ के द्वारा सुनाई गई कहानी का उपकथा के रूप में सूत्रपात करता है। तो मुख्य कथा जगपति और चंदा, ठीक है, इसके जो मुख्य पात्र हैं जगपति और चंदा जो पति पत्नी है, ठीक है। दोनों के बीच में त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीसरा व्यक्ति, ठीक है। कंपाउंडर हॉस्पिटल में इससे मुलाकात होती है, क्योंकि जो बच्चन है, बच्चन वहाँ पे कंपाउंडर का काम करता था और जगपति मतलब बीमार हो जाता है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दवाइयों के लिए पैसे कम हो जाते हैं, तो जो बच्चन सिंह की पत्नी है मतलब, ठीक है, चंदा, तो वो मतलब वहाँ पे उनका मतलब आपसी रिलेशन हो जाता कंपाउंडर के साथ, पैसों की कमी के कारण कि मतलब दवाई लेने के लिए। तो ये बीच में आ जाता त्रिभुज, तब कहा गया है इसमें। तो आर्थिक विपन्नता में त्रस्त, ठीक है, जगपति और चंदा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण वर्णन दिखाई देता है। तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी थी, जिससे मतलब जैसे कंपाउंडर के साथ इसका संबंध जुड़ जाता है, तो फिर रिश्ते में दरार आ जाती है, ठीक है। तो ये और साथ में ये मतलब इस राजा निर्बंश में दो कहानी चलती है, एक इनकी चलती है, ठीक है, और एक राजा निर्बंश की चलती है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो दो, एक में दो कहानी चली। तो अब इसमें कुछ मुख्य कथन है वो है, ठीक है, कि औलाद तो वह स्नेह की दूरी है जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है, नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है, ठीक है। ये रखना। और अंत में जब ये सब कुछ चलता ही रहता है, तो क्या होते हैं कि फिर जैसे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है, फिर वो चंदा भी चली जाती है, ठीक है, तो अपने बच्चे को भी ले जाती है। तो वो फिर जगपति है जो लास्ट में क्या है, दो बच्चे छूट जाता है, ठीक है। उसमें चंदा को माफ कर देता है कि कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो चंदा के उस पुत्र को भी अपने पुत्र का अधिकार दे देता है जो उसका होता नहीं है, ठीक है। वो कंपाउंडर के साथ मतलब जो बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, उसे भी वो स्वीकार कर लेता है, ठीक है। आगे इसमें जो मुख्य कथन है वो है कि कमलेश्वर का पहला मौलिक कथा संग्रह, जिसमें 7 वो है, ठीक है, 7 कहानियां। जगपति, उसकी पत्नी चंदा, दोनों के बीच त्रिभुज, कंपाउंडर, ठीक है। बचन सिंह को लेकर अस्पताल में कंपाउंडर है बचन सिंह, ठीक है। बचन सिंह के कर्ज, रुपए का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य सुख को लीला देता है, ठीक है।
लेता जगपति आत्महत्या से पहले आत्महत्या करता है जगपति, ठीक है। दो दो पर्चे छोड़ता है, उसमें चंदा को तो माफ करता ही है, चंदा के उस पुत्र को भी अपना पुत्र रूप में मान लेता है। इसलिए वह यह वसीयत करता है कि उसकी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आए और आग बच्चे से दिलवाए। कहानी में बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा के अपूर्ण कथ्य और क्षमता प्रदान की गई है, ठीक है। दो कथाएं साथ में चलती है, जैसे कि मतलब एक तो पौराणिक कथा है, ठीक है, जो राजा निर्वंशक के, उसमें भी ऐसा ही होता है कि राजा के जो परिवार के संबंध होते हैं वो अन्य उससे होते हैं, ठीक है। तो पर वहाँ क्या है, पैसों की कमी से उसकी मतलब उस बात को छुपा लिया जाता है और यहाँ पे गरीबी की वजह से वो क्या उजागर हो जाती है, ठीक है। एक तो पौराणिक कथा लोक कथा राजा रानी की, और दूसरी रचनाकार कल्पना की निम्न मध्य जगपति तथा चंदा की अद्भुत प्रेम कथा है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें कि इसमें और क्या है, तो जैसे कि दो पात्र बताए हैं, ठीक है। और एक शुक्रे इसमें पात्र भी आता है, शुक्रे पात्र, ठीक है, आप लिख लें। जिसके वहाँ जगपति को कुछ टाइम तक पेड़ काटने का काम करता है, शुक्रे पात्र आपको लिख लेना है, पेड़ काटने का यहाँ इसके यहाँ वहाँ काम करता है ये। और ठीक है। और जैसे इसमें आपको बताया है, ठीक है, मसीही इसमें मुख्य है। आगे हम जो हमारी आज की तीसरी कहानी है उसके ऊपर बात करते हैं। वो है चंद्रदेव से मेरी बात है, ये बंग महिला की है, ठीक है। इसके धुलाई वाली पे मैंने पहले ही वीडियो बना ली है, आप उसे भी देख लें, ठीक है। ये नया चैनल है अभी, तो आप इसमें नीचे यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट पे जाके हर वीडियो को देखें उसमें, क्योंकि आपके लिए खास ही है। तो आप जितना देखोगे तो उतना वहां से आप ज्ञान प्राप्त करोगे, ठीक है। तो बंग महिला यहाँ पे दासी के रूप में क्या है, पत्र लिखती है, ठीक है, किसको, चंद्रदेव को। प्रकाशन वर्ष है 1904, ठीक है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन व सरकारी महकमों पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। इस इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना प्रार्थना व कुछ सवाल करती है। कहानी में आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन को कहा गया, किसको, आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन को कहा गया। कहानी में वृद्ध कहा गया है चंद्रदेव को, किसे वृद्ध कहा गया, चंद्रदेव को कहा गया। फैमिली डॉक्टर धनवंतरी को कहा गया है। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन आया है, ठीक है, क्योंकि राजधानी थी। देवताओं में चीफ जस्टिस कहा गया है चित्रगुप्त को। आगे जैसे कि यहाँ पे दासी के रूप में किया है, दो चार बातें मतलब करने को कहते हैं कि मैं आपसे सवाल करूंगी, बातें कहूंगी, पर वो ज्यादा कह जाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्त्री है, इसलिए वो ज्यादा ही पूछ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि कलकत्ता राजधानी थी उसमें, तो यहाँ पे देवराजेंद्र की कौन सी राजधानी, अमरावती है, ठीक है। तो इसको भी देखना है कि कौन सी राजधानी है आपको। तो वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज फौज सम्मान को देकर आपके देव सेनापति, जैसे कि ये तो सबको पता होगा कि देवों के सेनापति कार्तिकेय बाबू है, तो इसलिए देव के सेनापति कार्तिकेय है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और देखें, वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्य आपकी प्रिय सहोदर, ठीक है, सहोदर कमला, कमला देवी और कुबेर भी क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इनका मतलब कमला और कुबेर पात्र इसमें गुण आए हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। और अगर इसमें से हम देखें तो राजधानी कलकत्ता का है, ठीक है। प्लेग की बीमारी का भी जिक्र आया है कि कहीं आपके वहाँ प्लेग बीमारी ना आ जाए, ठीक है। मैं अपने नोट्सों से ऐसे आपको बता रहा हूँ प्लेग की, ठीक है। प्लेग प्लेग को आप लिख लें, प्लेग बीमारी का जिक्र किया गया है। और चंद्रदेव से फैमिली डॉक्टर धनवंतरी को कहा गया है, ठीक है। और एक कथन इसका बहुत फेमस है कि देवता भी अपने पक्ष के वो जाति के पक्षपाती होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो ये कुछ था इन कहानियों में जो मुख्य मुख्य था। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका यहाँ से उठने वाला सवाल आसानी से हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी भी आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, और मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें किस टॉपिक पे आपको कुछ दिक्कत आ रही है, उस पे मैं ज़रूर सबसे पहले उसी पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।